All right. Hello, everyone, and welcome to CFA level on critical concepts. Please note that ये critical concepts की we're starting a new series जिसके अंदर हम CFA level 1 के for now CFA level 1 के हम लोग different concepts और theories को discuss करेंगे. आज की वीडियो या आज की critical concept जो है that's cash conversion cycle. Okay. Please note कि cash conversion cycle का जो concept है, I'm going to be discussing this over 2 to 3 videos probably, right? इसके multiple parts में divide होगा ये concept, तो it's going to be probably 2 to 3 videos. Please note कि before we get to the cash conversion cycle, we need to discuss the operating cycle. Okay, we need to discuss what is the operating cycle. Now, पहले operating cycle की discussion कर लेते हैं कि operating cycle होता क्या है. देखें बिजनेस जो है कोई भी बिजनेस है नॉर्मली नॉट ऑल बिजनेस बट मोस्ट बिजनेसेस उनका एक सीक्वेंस होता है एक्सक्यूज उनके बिजनेस ऑपरेशंस का उनके जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं वो मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड होते हैं. ओके और इट्स नॉट जस्ट एनी स्टेप्स, इट्स दी सिक्वेंशियल स्टेप्स. ओके वो क्या स्टेप्स होते हैं? एक कंपनी है, उसके पास रॉ मटेरियल, उसके पास सॉरी कैश अवेलेबल है. उस कैश से वो लेट्स से वी टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. ओके तो अगर एक कंपनी जिसके पास कैश अवेलेबल है, व्हाट इज इट गोइंग टू डू विद द कैश? इट्स गोइंग टू फर्स्ट एक्वायर रॉ मटेरियल. ओके कैश के साथ वो कंपनी रॉ मटेरियल एक्वायर करेगी. उस रॉ मटेरियल को फिर रॉ मटेरियल क्या करेगी? रॉ मटेरियल तो नहीं बेच सकती आगे बिकॉज इट्स रॉ फॉर्म, राइट? तो देन इट्स गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू, इट्स गोइंग टू यूज द रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस इन्वेंटरी. ओके इसकी एग्जांपल ये है कि अगर मैं टॉय मैन्युफैक्चरर का आपसे एग्जांपल लूं तो लेट्स से प्लास्टिक टॉयज बना रहे हैं, राइट? तो प्लास्टिक इज गोइंग टू बी द रॉ मटेरियल, राइट, which the company acquires, and then using that plastic, using that raw material, the company is going to then produce toys. Okay, और toys की inventory बनाएंगे. So acquiring the raw materials, यानी कि the plastic is going to be the first step, and then converting it into toys is going to be the second step. Okay, to converting into the inventory of toys, right? तो ये हो गया. Now प्लीज नोट के इन्वेंट्री फिर बना के फिर क्या करेंगे? इन्वेंट्री को फिर बेचना भी होगा. तो द थर्ड स्टेप इज गोइंग टू बी वी गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट्स. ओके दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड स्टेप. Once you sell, please remember that selling is not enough. You also need to collect the cash, right? Why are we in business? We are here to make profits and hopefully cash flows, right? That's the purpose of not just to make a sale, right? Sale के बाद cash collect करना बहुत जरूरी होता है, right? That's a very critical concept. That's a very important step, right? तो फिर फाइनली जब आप कैश कलेक्ट कर लेते हैं तो आपका ये एक साइकिल, ये 4 स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तब जाके आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है. प्लीज नोट के ये जो ऑपरेटिंग साइकिल्स हैं ये दीज कैन अकर एट नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर मोस्ट बिजनेस के लिए इट नॉर्मली अकर्स वंस और इट कैन आल्सो हैपन मोर देन वन टाइम्स अ ईयर, राइट? मल्टीपल टाइम्स अ ईयर भी इन वन ईयर. ये ऑपरेटिंग साइकिल मोस्टली एक दफा तो होता ही है, and many times it can also be more than one time a year. Okay, multiple times a year आपका ये पूरे ऑपरेटिंग साइकिल चल रहे होते हैं. ठीक है ना? Let me remove all the notations. Now it's very important to understand कि ये जो एक्टिविटीज मैंने आपसे डिस्कस की, राइट, जो 4 एक्टिविटीज मैंने आपसे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर डिस्कस की, which is basically acquiring raw materials, producing inventory, and then selling the products to the customers and then collecting cash. ये सारी जो एक्टिविटीज हैं इनका साथ एसोसिएट कैश फ्लोज भी होते हैं ना. ऐसा तो नहीं है कि आपने सिर्फ लेट्स से आपने रॉ मटेरियल एक्वायर किया तो कैश मतलब कोई एसोसिएट कैश फ्लो नहीं है. ऐसा तो नहीं हो सकता बिकॉज when you acquire raw materials you need to pay cash. Okay, तो कैश जब आप पेमेंट करते हैं तो दैट्स बेसिकली गोइंग टू बी एन एसोसिएट आउटफ्लो, राइट? तो पहली जो एक्टिविटी है इन योर ऑपरेटिंग साइकिल दैट उसका एसोसिएट कैश आउटफ्लो है, राइट? उसका एसोसिएटेड कैश आउटफ्लो है बनस्बत उसके व्हेन यू एक्चुअली सेल द प्रोडक्ट. तो उसके साथ उस एक्टिविटी के साथ आपका रिलेटेड कैश इनफ्लो होता है. ये कलेक्टिंग कैश जो है दैट्स जो कलेक्टिंग कैश की जो एक्टिविटी है उसके अंदर आपका एसोसिएट कैश इनफ्लो है. ठीक है ना? तो इस तरीके से
मल्टीपल ऑपरेटिंग कैश फ्लो के एक्टिविटीज होती हैं, उनके एसोसिएट कैश फ्लो होते हैं. नाउ प्लीज नोट कि ये जो एक्टिविटीज हैं, ये ये एक्टिविटीज और इनके साथ जो एसोसिएट कैश फ्लोज हैं, इनके बीच में टाइम डिफरेंस आ सकता है. यानी कि ये एक पॉइंट इन टाइम पे नहीं हो रही होती, यानी कि एक्टिविटी इटसेल्फ और जो उसके एसोसिएट कैश फ्लो है उसके अंदर टाइम डिफरेंस हो सकता है. क्या मतलब कि आपने रॉ मटेरियल अक्वायर किया, आज मैंने जाके अपने सप्लायर, लेट्स से आई एम द टॉय मैन्युफैक्चरर, जो मैं एग्जांपल ले रहा था वही एग्जांपल को लेके चलते हैं जो मैं पिछली साइड पे ले रहा था. लेट्स से आई एम अ टॉय मैन्युफैक्चरर एंड आई बाय रॉ मटेरियल या प्लास्टिक फ्रॉम माय सप्लायर. ना मैं जैसे आज मैं उससे डिलीवरी लेता हूँ प्रोडक्ट की, और मैं अपनी लेट्स से मैं अपनी परचेज, वो मुझे रिसीट इशू करता है, हमारी डील होती है रेट के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर होती है, मैं डिलीवरी ले लेता हूँ ऑन, ठीक है, लेकिन मैंने पेमेंट भी नहीं की है, ठीक है ना. पेमेंट मैं करूंगा 1 महीने के बाद जाके. तो अब क्या होगा, ये बेसिकली जो एसोसिएट कैश फ्लो है, यानी कि ये जो जो एक्टिविटी है, सबसे पहले जो एक्टिविटी है यानी कि अक्वायरिंग द रॉ मटेरियल, और उसके बीच में जो कैश फ्लो जो मैं एक्चुअल पेमेंट करूंगा उसके बीच में टाइम डिफरेंस आ गया ना. मैंने डिलीवरी आज ले ली है, यानी कि मैंने रॉ मटेरियल एक्वायर कर लिए आज, मैंने डिलीवरी ले ली है, इन पेमेंट 1 महीने के बाद करूंगा. तो एक्टिविटी और कैश फ्लो के एक्चुअल एसोसिएट कैश फ्लो के बीच में टाइम डिफरेंस आ जाता है. ये प्लीज नोट के ये भी हम जाके रिमेंबर, ये जो मेरी साइड डिस्कशन हो रही है, अभी हम ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन वी आर इवेंचुअली गोइंग टू ट्रांजिशन. द पर्पस ऑफ हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड, ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं. रिमेंबर कि दिस इज ऑल गोइंग टू लीड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कैश टर्नओवर साइकिल. ओके, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द ऑपरेटिंग साइकिल, लेकिन आगे जाके हम कैश टर्नओवर साइकिल पे आ जाएंगे, कैश टर्नओवर साइकिल पे, राइट. सो कमिंग बैक टू द स्लाइड, प्लीज नोट के ये जो रॉ मटेरियल्स हैं, अच्छा ये एग्जांपल हो गई, यानी कि ये जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि जो एक्टिविटीज हैं ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, 4 एक्टिविटीज और उनके साथ जो एसोसिएट कैश फ्लोज हैं उनके बीच में टाइम डिफरेंस आ सकता है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं रॉ मटेरियल परचेज करूं ऑन क्रेडिट, तो मैं जिस पॉइंट पे प्रोडक्ट की डिलीवरी लूंगा रॉ मटेरियल्स की, और जो पेमेंट करूंगा उसके अंदर डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है. फिनिश गुड सोल्ड बट पेमेंट कलेक्टेड लेटर, यानी कि नाउ फिनिश गुड्स, वी आर सेलिंग से आर फिनिश गुड्स, बट वी आर सेलिंग इट ऑन क्रेडिट नाउ. एक जगह हम बाय कर रहे थे क्रेडिट पे, अब हम बेच रहे क्रेडिट पे. तो उसके अंदर भी क्या होगा कि सेल हम रिकॉर्ड कर लेंगे. ये जो सेकंड एग्जांपल है कि सेलिंग फिनिश गुड्स ऑन क्रेडिट, ये वाली एग्जांपल, इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो सेल रिकॉर्ड कर लेंगे जब हम डिलीवरी दे देंगे, राइट. उसकी हम आगे जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे कि किस सिचुएशन में सेल रिकॉर्ड की जाती है. प्लीज नोट कि सेल रिकॉर्ड करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि कैश उसी वक्त कलेक्ट किया जाए. ये आगे जाके आप लोग डिस्कस करेंगे, राइट. लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि सेल रिकॉर्ड करने के लिए ये जरूरी है कि कैश रिसीव किया जाए. ऐसा नहीं होता. IFRS और US गैप, जो आपके दो डिफरेंट अकाउंट स्टैंडर्ड्स हैं, ग्लोबल अकाउंट्स, IFRS इज ग्लोबल, US गैप इज फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स. तो इन दोनों के अंदर इनकी दो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो पूरी हो जाए तो आप अपनी बुक्स पे सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं. और उन रिक्वायरमेंट्स के अंदर कैश रिसीव होना जरूरी नहीं है. ओके, नाउ विद दैट आउट ऑफ द वे, राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, अब जो हमारी डिस्कशन जो बहुत जरूरी है वो ये है कि आपके जो फ्यूचर एसोसिएटेड कैश फ्यूचर कैश इनफ्लोज है, यानी कि वो एक्टिविटी जिनके साथ कैश इनफ्लोज एसोसिएटेड है. फॉर एग्जांपल, जब आप व्हेन यू मेक अ क्रेडिट सेल, these future cash flows these future cash flows from these operating activities, right, associated with these operating activities, are going to be recorded as short term assets. Okay, यानी कि एग्जांपल ये होगा, शॉर्ट टर्म एसेट्स की अगर मैं एग्जांपल लूं तो अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल वो अमाउंट्स होते हैं जो कि आपने अपने कस्टमर से कलेक्ट करने हैं. मैं जो हूँ मैं अगेन टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ टॉय मैन्युफैक्चरर, लेट्स से आई acquired the raw materials, converted into inventory, I converted into toys,
right? And then I sold the toys to you. You let's say are my customer, okay? तो मैंने जब आपको सेल की और आपने कहा कि मैंने आपको लेट्स से आज मैंने आपको आइटम बना के सेल कर दिया, आपको मैंने प्रोडक्ट्स अपनी दे दी, आपको डिलीवरी दे दी, लेकिन आपने कहा मैं कैश आपको एक महीने के बाद पेमेंट करूंगा। तो उस सिचुएशन के अंदर ये जो अमाउंट है इट्स गोइंग टू बी रिकॉर्ड एज अकाउंट्स रिसीवेबल, ओके? यानी कि मैंने अभी आपसे आपको आइटम दे दिया हुआ है, डिलीवरी दे दी हुई है, लेकिन आपसे कैश नहीं रिसीव किया। तो ये अमाउंट जब तक मैं क्या अमाउंट रिसीव नहीं करूंगा उस वक्त तक आपसे, जब तक आप मुझे पेमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप मुझे उस अमाउंट की पेमेंट नहीं करेंगे जो फॉर द गुड्स दैट यू परचेज फ्रॉम मी, उस वक्त तक ये अकाउंट्स रिसीवेबल मेरी बुक्स के ऊपर रहेंगे। यानी कि ये जो अमाउंट जो आप मुझे वो करते हैं ये मैं अपनी बुक्स को भी रिकॉर्ड करूंगा ना। तो उस तरीके से तो ये जो अमाउंट है उस वक्त तक मेरी बुक्स पे एज अकाउंट रिसीवेबल रहेगा जब तक आप मुझे पेमेंट नहीं कर देते, ओके? लेट मी रिमूव ऑल द एनोटेशंस नाउ, राइट? तो ये अच्छा प्लीज नोट, अब हम शॉर्ट टर्म एसेट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? शॉर्ट टर्म एसेट्स जो है बेसिकली बाय द वे इंक्लूड बोथ अकाउंट्स रिसीवेबल जो हमने अभी डिस्कस कर लिया एंड इन्वेंटरी, ओके? नाउ इन्वेंटरी क्या होती है? इन्वेंटरी इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड और परचेज फॉर सेल, ओके? वो सारी कॉस्ट जो आपने इनकर की है in order to either produce the good which you are going to sell to the customer या you are going to purchase, okay? यानी कि the cost of purchase, यानी कि प्लीज नोट ये जो डिफरेंस आ रहा है बेसिक ये जो दो टर्म्स आप देख रहे हैं प्रोड्यूस्ड और परचेज्ड, राइट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज फॉर सेल, ये बेसिकली इस वजह से डिफरेंस है क्योंकि it depends on whether you are a manufacturing concern, right, or whether you are a trading company. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, राइट? एज अपोज टू अ ट्रेडिंग कंपनी जो कि कॉस्ट ऑफ जो कि बेसिकली आइटम बना बनाया माल खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं, ठीक है ना? तो उनकी उनकी प्रोडक्शन तो नहीं हो रही उनके यहाँ, ट्रेडिंग कंपनी प्रोड्यूस नहीं मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, तो वो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। एक जगह से एक आइटम खरीदा, उसी हाल में उसको उसको जो है वो आगे बेच दिया एट अ हायर प्राइस, ठीक है ना? तो ये इस वजह से दो डिफरेंट टर्म्स यूज हो रही हैं यहाँ पर। नाउ व्हाट अबाउट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जो है वो इंक्लूड करती हैं अकाउंट्स पेबल। एंड व्हाट आर अकाउंट्स पेबल? अकाउंट्स पेबल आर द अमाउंट्स ओड टू सप्लायर्स, ओके? अकाउंट्स पेबल आर द अमाउंट्स ओड टू सप्लायर्स, ओके? इसका एग्जांपल ये होगा कि अगर आप जो हैं वो बेसिकली रॉ मटेरियल जो अक्वायर कर रहे हैं वो आपने रॉ मटेरियल जैसे प्लास्टिक, मैं अपनी एग्जांपल दूं, टेक द एग्जांपल ऑफ द टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लेट्स से आई एम टॉय मैन्युफैक्चरर। तो मैंने जो जैसे ही प्लास्टिक को अपने सप्लायर से खरीदा ऑन क्रेडिट, तो जैसे ही मैंने डिलीवरी लिया इसलिए से मैंने प्लास्टिक की अपनी रॉ मटेरियल की, तो मैं अपनी बुक्स पे उसको रिसीव, लेकिन मैंने पेमेंट करनी है अभी एक महीने बाद। तो मैं जैसे ही डिलीवरी लूंगा उस वक्त मैं उसको अपनी बुक्स पे शो कर दूंगा कि मैंने अकाउंट्स रिसीवेबल, मैंने अकाउंट्स पेबल हो गया, राइट? बिकम्स एन अकाउंट्स पेबल, राइट? बिकॉज आई हैव टेकन डिलीवरी बट आई हैवंट गेट मेड द पेमेंट, ठीक है ना? आई एम गोइंग टू मेक द पेमेंट आफ्टर वन मंथ, लेट्स से। तो जब तक मैं उसकी पेमेंट नहीं कर देता उस वक्त तक ये जो अमाउंट है ये मेरी बुक्स पे आता रहेगा एज अमाउंट अकाउंट्स पेबल, ओके? जब तक मैं पेमेंट नहीं कर देता ये मैंने जिस जो रॉ मटेरियल्स मैंने डिलीवरी ले ली है, राइट? राइट, और नाउ दे बिकम माय, देयर माय एसेट, दे शोइंग अप ऑन माय, दे लेट्स से हैव इंक्रीज्ड माय इन्वेंटरी फॉर रॉ मटेरियल्स। जब तक वो तो हो गया, लेकिन मैं जब तक उसकी पेमेंट नहीं करूंगा उस वक्त तक ये अमाउंट मेरे बैलेंस शीट के ऊपर एज अकाउंट्स पेबल होता रहेगा, शो अप करेगा। नाउ एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्लीज नोट कि ये एक क्वेश्चन का जवाब देना बहुत जरूरी है कि व्हेन इज ईच टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? ये यू शुड नो दिस कि किस पॉइंट इन टाइम पे जाके आप इन एक्टिविटी इन शॉर्ट टर्म एसेट्स या लायबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं और डी रिकॉग्नाइज कब करते हैं। प्लीज नोट, रिकॉग्निशन का मतलब है, रिकॉग्निशन ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट्स और लायबिलिटीज का मतलब है कि when do you record these assets or liabilities on your balance sheet या on your financials,
एंड व्हेन डी रिकग्निशन का मतलब है व्हेन डू यू रिमूव देम फ्रॉम योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। अच्छा, इसके अंदर हम लोग एक एक लाइन एक एक आइटम के थ्रू जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल कब, अकाउंट्स रिसीवेबल जो हैं वो कब रिकॉग्नाइज होते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल सबसे पहले होते क्या है, वन मोर टाइम, अकाउंट्स रिसीवेबल आर द अमाउंट्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, ओके। ये हमने जब अकाउंट्स रिसीवेबल आप उस वक्त क्रिएट होते हैं जब आप क्रेडिट सेल करते हैं। मैंने माल बेच दिया है, मैंने माल क्रेडिट पे बेच दिया हुआ है, और अब मुझे उसका उसका उसकी पेमेंट रिसीव करनी है। तो जैसे ही मैं माल की डिलीवरी दूंगा अपने कस्टमर को, राइट, उस वक्त मैं या जब मैं सेल रिकॉर्ड करूंगा, और ये इसकी डिस्कशन हम लोग आगे जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में करेंगे कि सेल कब रिकॉर्ड होती है, सेल्स कब रिकॉर्ड होते हैं, डिफरेंट उसकी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं विच माइट वेरी लिटिल अंडर यूएस गैप एंड आईएफआरएस, लेकिन वो डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी आप ये समझ लें कि जब मैं जैसे ही मैं सेल करता हूँ, जैसे ही मैं आइटम की सेल, जैसे ही मैं गुड को रिकॉग्नाइज करता हूँ एज सेल बीइंग मेड, तो उस पॉइंट पे जाके मैं, लेकिन मैंने मैंने रिमेंबर कि मैंने अभी कैश रिसीव नहीं किया है, तो रिकग्निशन उस वक्त होगी ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल जब मैं सेल रिकग्नाइज जब मैं सेल रिकग्नाइज कर लूंगा, और वो नॉर्मली उस वक्त होता है जब मैं कस्टमर को डिलीवरी देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रिकग्निशन। व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट द डी रिकग्निशन, यानी कि अब मैंने रिकग्नाइज कर लिया, यानी कि मैंने अपनी बैलेंस शीट पे डाल दी है इस आइटम को एज अकाउंट्स रिसीवेबल। अब मैं इसको डी रिकग्नाइज कब करूंगा, यानी कि अपने अकाउंट रिसीवेबल को अपने बैलेंस शीट से कब हटाऊंगा। ये मैं उसको हटाऊंगा जब जैसे ही मेरा कस्टमर मुझे पेमेंट कर देगा। एज सून एज आई रिसीव द पेमेंट, राइट, at that point in time I'm going to remove this item from my statements, financial statements, okay। let's go to inventory, okay। इन्वेंट्री कब रिकॉग्नाइज की जाती है, इन्वेंट्री उसको होती क्या इन्वेंट्री, सबसे पहले इन्वेंट्री इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड और परचेज फॉर सेल, ओके। लेट्स अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ द टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो बेसिकली क्या करती है कि बेसिकली रॉ मटेरियल ले रही है। लेट्स से आई एम एक्वायरिंग रॉ मटेरियल व्हिच इज प्लास्टिक इन माय केस, तो as soon as I take delivery of the plastic, right, as soon as I take ownership of the plastic, right, उस वक्त उस पॉइंट पे मैं इन्वेंट्री को रिकॉग्नाइज कर लूंगा, राइट। उस यानी कि उस पॉइंट पे मैं इन्वेंट्री को अपनी बैलेंस शीट के ऊपर डाल दूंगा एज अ शॉर्ट टर्म एसेट, ओके। नाउ वंस दैट्स डन, तो ये रिकग्निशन हो गई ऑफ इन्वेंट्री, आई रिकॉग्नाइज्ड इट। अब मैं डी रिकॉग्नाइज कब करूंगा, डी रिकॉग्नाइज उस वक्त करूंगा जैसे ही वो जो प्रोडक्ट है वो इन्वेंट्री है ना, रिमेंबर इन्वेंट्री आपकी बुक पे जैसे ही आपने ओनरशिप ली और द रॉ मटेरियल्स आपने उसको अपनी बुक्स के अंदर मार्क कर दिया कि यार ये मेरी इन्वेंट्री बढ़ गई है, राइट। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक की इन्वेंट्री मेरी बढ़ चुकी है। अब आप उस इन्वेंट्री को हटाएंगे कब अपनी बैलेंस शीट से, अब उस वक्त हटाएंगे जिस वक्त आप अपने कस्टमर को माल बेच देंगे, ठीक है ना। अगेन बेचने का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर से कैश रिसीव कर लिया, नहीं, कैश नहीं। जैसे कि आप सेल रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट, तो वो आप उस वक्त अपने अपने रॉ मटेरियल को आप उस वक्त सॉरी अपनी अपनी इन्वेंट्री को आप उस वक्त रिमूव कर देंगे फ्रॉम योर बुक्स। इन अदर वर्ड यू हैव डी रिकग्नाइज्ड दैट लाइन आइटम, ओके। अच्छा, फिर अब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज की तरफ आते हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज क्या होती हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के अंदर जो जो की रिकग्निशन और डी रिकग्निशन में सबसे पहले लाइन आइटम कौन सा है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के, दैट्स बेसिकली अकाउंट्स पेबल। अच्छा, अब ये हो गया कि जो अकाउंट्स पेबल हैं वो बेसिकली हैं क्या, वो बेसिकली हमने वो चीज़ें जो खरीदी हैं, राइट, जो हमने बेसिकली जो चीज़ें खरीदी हैं और उनकी पेमेंट नहीं की, ठीक है ना, वो बेसिकली उस वक्त तो वो रिकग्नाइज उस वक्त होंगे हमारी बैलेंस शीट पे एज अकाउंट्स पेबल जब हम प्रोडक्ट या सर्विस को रिसीव कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमने पेमेंट नहीं की, रिमेंबर हमने प्रोडक्ट सर्विस को रिसीव कर लिया है, लेकिन पेमेंट अभी हम फ्यूचर पॉइंट टाइम पे जाके रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट या सर्विस को रिसीव करेंगे उस पॉइंट पे जाके हम लोग अकाउंट्स पेबल को रिकग्नाइज कर लेंगे, ओके। और जैसे ही फिर एक महीने के बाद लेट्स हम पेमेंट करते हैं तो उस पॉइंट पे जाके हम उसको डी रिकग्नाइज कर देंगे, वी विल रिमूव इट फ्रॉम आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। इट्स गोइंग टू बी द बैलेंस शीट इन दिस केस। तो ये बेसिकली कुछ सवाल हैं जिसके आपको जवाब होने चाहिए कि भाई किस पॉइंट, ये बेसिकली एक्सक्यूज मी,
कि बेसिकली फाइनेंशियल जो आपके जो लाइन आइटम्स है, यानी कि शॉर्ट टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती क्या क्या है, यानी कि डिफरेंट क्या कैटेगरीज हैं उनकी, मतलब क्या उनके एग्जांपल्स हैं, और फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि हम उसको रिकग्नाइज और डी रिकग्नाइज कब करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट स्लाइड के ऊपर, जिसकी हमने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये थी कि जो आपके अमाउंट ऑफ टाइम, देखिए रिमेंबर, अब ये जो मैं आपसे इस स्लाइड पे डिस्कशन करने लगा हूँ ना, रिमेंबर कि इस स्लाइड के ऊपर पिछली फ्यू स्लाइड्स पे हमने डिस्कशन की है, this is all on mostly related to your operating cycle. लेकिन remember, the reason I am explaining the operating cycle to you guys is so we can actually discuss what's the main topic of this video. It's cash conversion cycle. तो ये सारे जो concepts को मैं discuss कर रहा हूँ ना, ये सारे आपको जो build up कर रहे हैं, they're going to take you towards helping you to help you understand कि cash conversion cycle क्या होता है। ये just keep that in mind, okay? Now इस वीडियो के लास्ट जो सेक्शन में डिस्कस करूंगा, इस विच इज बाय द वे दिस वीडियो इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कैश कन्वर्जन साइकिल, ओके। तो इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है उसकी हम डिस्कस करेंगे। अब हमने डिस्कस करना है डेज पेबल आउटस्टैंडिंग, डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड एंड डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। ये क्या चीज होती है अभी डिस्कस कर लेते हैं। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स। देखें, अभी हमने डिस्कस किया, अभी हम पहले डिस्कस कर रहे हैं डेज पेबल आउटस्टैंडिंग, डेज पेबल आउटस्टैंडिंग, ओके। पेबल्स क्या होते हैं? पेबल्स वो होते हैं कि आपने कोई चीज खरीद ली है और आपने पेमेंट नहीं की है उसकी, ठीक है ना। तो जैसे ही, इन अदर वर्ड, जो एक्टिविटी है, जो ऑपरेटिंग साइकिल की एक्टिविटी है, लेट्स से एक्वायरिंग रॉ मटेरियल्स ऑन क्रेडिट फॉर एग्जांपल, तो एक्टिविटी है एक्वायरिंग रॉ मटेरियल्स, ठीक है। अब इस एक्टिविटी के अंदर उसका जो एसोसिएट कैश फ्लो है, व्हिच शुड बी अ कैश आउटफ्लो, which you have to make the payment, in other words, which is the cash you have to pay to your supplier for the raw materials that you've acquired। उसके अंदर इन दो एक्टिविटी और कैश फ्लो के बीच में जब टाइम डिफरेंस आ जाता है, तो उस वक्त वो टाइम डिफरेंस, यानी कि कितना टाइम लग रहा है, टाइम कितना लगा फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू टुक डिलीवरी, राइट, इन अदर वर्ड वेयर यू टुक डिलीवरी ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल, और जब आपने उसकी पेमेंट की। ये जो दो पॉइंट्स, ये जो दो एक्टिविटी है उसको कैश फ्लो के बीच में जो टाइम डिफरेंस आ रहा है, दैट्स बेसिकली डेज पेबल आउटस्टैंडिंग, ओके। स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ पेबल्स, ओके। रिमेंबर, पेबल्स की बात कर रहे हैं इस वक्त हम, कि आपने जो है जैसे ही रॉ मटेरियल खरीदा किसी से ऑन ऑन क्रेडिट, अपने अपने सप्लायर से, उस पॉइंट से लेके जब तक आपने पेमेंट की, वो बेसिकली जो टाइम है वो है आपका डेज पेबल आउटस्टैंडिंग। टर्म, उस पर टर्म पे फोकस करें, डेज पेबल आउटस्टैंडिंग, कितने दिन तक आपके जो पेबल्स है वो आउटस्टैंडिंग थे, ठीक है ना। फिर आपका हो गया सेकंड आइटम इज डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड। डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड जो है, इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री बेसिकली इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस और परचेज फॉर सेल, ओके। वो प्रोडक्ट जो कि आपने मैन्युफैक्चर किए हैं, ठीक है ना, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, या तो आपने खरीदे हैं अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न है, राइट, एक्सक्यूज मी। तो और हमने क्या बोला कि जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को रिकग्नाइज कब करते हैं? इन्वेंट्री को आप उस वक्त रिकग्नाइज करते हैं जब इशूअर जो है, यानी कि आप बेसिकली जो है, आप ओनरशिप लेते हैं ऑफ द मटेरियल्स, राइट। जब आप फॉर एग्जांपल आपने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, वो और आप अगेन आपने जब आपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेची, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो टाइम आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि इन्वेंट्री बनाने का, जिस पॉइंट पे आपने इन्वेंट्री को, जिस जिस पॉइंट पे आपने रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल को अक्वायर किया, ठीक है, टू द पॉइंट वेर यू सोल्ड इट फॉर सोल्ड द फिनिश प्रोडक्ट टू द कस्टमर, उस इन दो पॉइंट इन टाइम के बीच में जब जो आपका टाइम पीरियड है, दैट्स बेसिकली कॉल्ड डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड, ओके। एक्सक्यूज मी। अच्छा, एक जो और इंपॉर्टेंट चीज है वो डिस्कशन, फाइनल जो कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना है, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है।
ये क्या होता है? इट्स बेसिकली द अमाउंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, amount of time accounts receivable outstanding on the balance sheet is called day sales outstanding. यानी कि वो टाइम पीरियड जब तक आपकी सेल्स आउट, आपकी जो रिसीवेबल्स हैं, रिसीवेबल किस केस में होते हैं? आपकी सेल्स जब आप करते हैं, क्रेडिट सेल जब आप करते हैं, आप जब उधार पे माल बेचते हैं, उस वक्त आप रिसीवेबल्स को अपनी अपनी बुक्स के ऊपर शो करते हैं, राइट? मैंने आपको लेट्स से मैंने आपको 100 यूनिट्स ऑफ टॉयज बेचे, लेट्स कंटिन्यू विद द टॉय एग्जांपल। 100 पीसेस आपको मैंने बेचे, ठीक है ना? 100 टॉयज मैंने आपको बेचे, यूनिट्स, एंड यू ओड मी अ स्पेसिफिक अमाउंट। तो जिस पॉइंट पे मैंने आपको डिलीवरी दी, यानी कि अपनी मैंने सेल रिकॉर्ड कर ली, और जब तक आपने और जब आपने मेरे पेमेंट की, इन दो के बीच में जितना टाइम है इन दो एक्टिविटीज की, यानी कि मी मेकिंग द सेल, इन अदर वर्ड्स यू गिविंग यू डिलीवरी ऑफ द आइटम्स, एंड टू द पॉइंट एट विच यू मेक द कैश योर कैश पेमेंट, इन दो एक्टिविटीज के बीच में जो टाइम पीरियड है, दैट्स कॉल्ड डे सेल्स आउटस्टैंडिंग। ओके, अब प्लीज नोट कि ये जो वीडियो है बेसिकली, अब नाउ इट्स कम टू एन एंड। ये जो तीनों मैंने आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए ना, ये वाले डेज पेबल आउटस्टैंडिंग, डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड, एंड डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, ये आपको समझने बहुत जरूरी है ताकि आप समझ सके कैश कन्वर्जन साइकिल को, राइट? तो आपने ये तीनों कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, 1 2 3। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई है, कोई आपको कंफ्यूजन हो रही है, प्लीज गो एंड रिपीट द वीडियो। ये मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इट डज नॉट मैटर, ये आप अपने स्टडीज के अंदर, सीएफए के अंदर खास तौर पे, ऐसे एक दफा नहीं 100 दफा होगा इस तरह कि आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अब पहली दफा पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, यू वोंट बी एबल टू मेक द कनेक्शंस, यू हैव टू रीड इट अगेन, गो थ्रू इट अगेन, वॉच द वीडियो अगेन। दूसरी दफा थोड़ा और बेहतर समझ आएगा, दूसरी दफा नहीं आया, तीसरी दफा पढ़ें। रेपिटेशन जो है, रेपिटेशन से चीज ज्यादा समझ में आती है, रिमेंबर दैट। एक दफा समझ में नहीं आया, you don't give up on that, you keep repeating until you understand it, remember? Okay, so anyway guys, that's it for this video. I'm going to see you guys in the next one, और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम स्टार्ट करेंगे कैश कन्वर्जन साइकिल को, which is the main topic of this critical concept, right? With the main idea behind these 2 to 3 videos. That's it for now. See you guys in the next one.